Hello everyone, this is Dr. Anjali Raj from CT डिपार्टमेंट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के त्रिविमामी सिद्धांत। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि के मापन। हमने अभी तक बुद्धि इंटेलिजेंस की बहुत बात कर ली है कि क्या होती है और इसके कितनी थ्योरीज होती हैं, किस तरीके से काम करती है। लेकिन अगर हम बुद्धि के मापन की बात करें तो अब ये कोई कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसे हम इंच टेप से या किसी स्केल से माप सकें। तो इसके लिए जो स्केल्स आते हैं उन्हें हम इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं, जिनसे हम इन्हें माप सकते हैं। सबसे पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट आया था उसे हम बिने साइमन स्केल कहते हैं। ये पहला प्रयास था बुद्धि को मापने का, फर्स्ट अटेम्प्ट था इंटेलिजेंस को मेज़र करने का, जिसे अल्बर्ट मिलर ने 1905 में अपने फ्रेंड साइमन की हेल्प से क्रिएट किया था और इसे बिने साइमन स्केल के नाम से जानते हैं। बिने ने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है वो जो भी काम करते हैं, वो जो भी वर्क करते हैं, उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ सकता है या बढ़ता जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे की एज तो बढ़ रही है लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल के वर्क्स होते हैं, जो जिन जिन भी वर्क्स का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है उस एज के अकॉर्डिंग वो उसे नहीं कर पाते हैं। तो बिने ने क्या किया, बुद्धि को मेज़र करने के लिए अपना एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम मानसिक आयु एम ए कहते हैं। और इसका मतलब है, एम ए का मतलब है मेंटल एज, जैसा कि आप पीपीटी में देख रहे हैं। जब बिने साइमन स्केल आया तो उसके बाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बिने के साथ मिलकर इसी टेस्ट को दोबारा संशोधित किया और 1916 में उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट की रचना की, नए कॉन्सेप्ट को, नए वर्ड को लाए संज्ञान में, जिसे हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहते हैं, आईक्यू। आपने नॉर्मल भाषा में भी आईक्यू बहुत सुना होगा, हिंदी में इसे बुद्धि लब्धि कहते हैं। और ये जो रिवाइज्ड फॉर्म आई थी बिने साइमन स्केल की, ये 1916 में आई थी, जिसे हम स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें तीन चीज़ों की बात की गई, आईक्यू, एमए और सीए, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज कौन सी होती है? जो किसी भी बच्चे की मानसिक आयु होगी। और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है कि उस उम्र का किस उम्र का वो बच्चा है। ठीक है, तो जब हम क्रोनोलॉजिकल एज को मेंटल एज से भाग देकर और उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो फिगर मिलती है उसे हम आईक्यू कहते हैं। इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो आप देख रहे होंगे, आई क्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इसमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि यदि एक बच्चे की उम्र 6 साल है और वो अपने सभी काम को सफलतापूर्वक कर लेता है, जो कि 6 साल के बच्चे कर सकते हैं या 8 साल के बच्चे कर सकते हैं, तो उस बच्चे की मानसिक आयु 6 साल नहीं 8 साल होगी और उसका आईक्यू कितना होगा? 133। और ये आईक्यू निकाला कैसे गया है? 8 उसकी मेंटल एज है, मानसिक आयु है, 6 उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है, यानी कि उस बच्चे की आयु 6 वर्ष है लेकिन वो 8 वर्ष के बच्चों के कठिनाई स्तर के कार्य को पूरा कर लेता है, इंटू 100 इज इक्वल टू 133। स्टैनफोर्ड विने ने अपने 5th एडिशन में ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, आईक्यू डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 145 से 160 को वेरी गिफ्टेड माना गया था, 130 से 144 को गिफ्टेड माना गया था, 120 से 129 को सुपीरियर माना गया था, 90 से 109 एवरेज, 80 से 89 लो एवरेज, 70 टू 79 बॉर्डर लाइन इम्पेयर्ड, 55 टू 69 माइल्डली इम्पेयर्ड, 40 टू 54 मॉडरेटली इम्पेयर्ड। एक और साइकोलॉजिस्ट थे वेस्लर, जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन को इस तरीके से दिया था जैसे आप पीपीटी में देख रहे हैं। अगर 130 या उससे अबव है आईक्यू तो वेरी सुपीरियर, 120 या 129 है तो सुपीरियर, 110 से 119 है तो हाई एवरेज, 90 से 109 है तो एवरेज, 80 टू 89 है तो लो एवरेज, 70 टू 79 है तो बॉर्डर लाइन और 69 या इससे बिलो है तो एक्सट्रीमली लो। ये एक जर्नल क्लासिफिकेशन है जो आप स्लाइड पर देख रहे हैं।
140 से ऊपर है तो गिफ्टेड यानी प्रतिभाशाली, 130 से 139.5 है तो असामान्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 120 से 129.5 है तो अत्यंत उच्च स्तर वेरी सुपीरियर, 110 से 119.5 है तो उच्च, 90 से 109.5 है तो सामान्य, 80 से 89.5 है तो पिछड़े हुए बैकवर्ड, 70 से 79.5 है तो अत्यंत पिछड़े हुए वेरी बैकवर्ड, बॉर्डर लाइन है 60 टू 69.5। अगर 60 से भी नीचे कोई चला जाता है तो उसे हम मोरॉन मूर्ख कहते हैं, 50 टू 59.5 मूर्ख में आ जाते हैं, 40 टू 49.5 मंदबुद्धि फीबल में आ जाते हैं, और 30 से नीचे वाले इडियट्स यानी जड़ बुद्धि में आ जाते हैं। इसमें आप परसेंटेज भी देख रहे होंगे कि अगर हमारे पास 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो उनमें कितने परसेंट बच्चा किस तरीके का होगा। 0.5% गिफ्टेड होगा, 3.5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, 9% वेरी सुपीरियर होगा, 15% सुपीरियर होगा, 42% नॉर्मल होगा। यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, नॉर्मल IQ लेवल वाले। 15% बैकवर्ड होंगे, 9% वेरी बैकवर्ड होंगे, 3.5 बॉर्डर लाइन होंगे, 2.5 मोरॉन होंगे, 0.5 फीबल होंगे और 0.5 इडियट होंगे। इस टेबल में आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो शो होगा। अगर हम इसे ग्राफिक फॉर्म में ले आएंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक शो होगा, जिसमें कि क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो बीच में हैं, नॉर्मल हैं, और गिफ्टेड की तरफ जाने वाले परसेंटेज कम है, और इडियट्स की तरफ आने वालों की परसेंटेज कम है। ये तो हमने बात कर ली है एक IQ डिस्ट्रीब्यूशन की, और सबसे पहले टेस्ट की स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट जिसे जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि इसके अलावा कितने तरह के इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं। तो बुद्धि परीक्षण के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट के भी 3 टाइप्स होते हैं, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट। और ग्रुप टेस्ट के भी 2 प्रकार होते हैं, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। इसमें मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है। बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण और समूह परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक परीक्षण, गैर मौखिक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण। और समूह परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक परीक्षण और गैर मौखिक परीक्षण। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो बिने साइमन स्केल की पढ़ा है और स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की है। ये जो बाकी जो जितने प्रकार हैं, टाइप्स हैं, इन्हें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।